जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल CTI में स्वागत है। आज मैं भूगोल के ओजोन वाले भाग पर बात करने वाला हूँ। ओजोन परत पे बात करने वाला हूँ, जो कि काफ़ी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ओजोन परत कि ओजोन परत जो है होता क्या है। ओजोन परत की यदि बात करें तो ओजोन परत समताप मंडल में मौजूद होते हैं। अब समताप मंडल क्या होता है वो आगे हम इसमें बताएंगे कि कितने वायुमंडल के कितने भाग होते हैं, वो सारे बात करेंगे। तो ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। ओजोन परत जो क्या करते हैं कि परावैंगनी किरणें होते हैं, यूवी किरण यानी अल्ट्रावायलेट जो रे होते हैं यानी यूवी किरण को अवशोषित करने में मदद करती है, जो मानव के लिए हानिकारक है। यूवी किरण जो है वो क्या करती हैं कि जो मानव के लिए है वो काफ़ी हानिकारक है। हाँ, और यूवी किरणों सनबर्न के कारण बन सकती है। यूवी किरण जो है किसके कारण, सनबर्न के कारण बन सकती है और DNA तक को क्या करते हैं, DNA तक को नुकसान पहुंचा सकती है। DNA तक को नुकसान पहुंचा सकती है। ओजोन परत सबसे अधिक हानिकारक विकरणों को अवशोषित करती है। सबसे अधिक जो हानिकारक विकरण होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूवी किरण जो बोलते हैं, उससे हमारी रक्षा करते हैं। ये परत कम से कम 98% हानिकारक जो अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है, जो पृथ्वी से क्या कहते हैं, जो सूर्य से पृथ्वी तक पर आती है। और इन किरणों से पेड़ पौधे साथ साथ मनुष्यों और पशुओं की भी रक्षा करते हैं। चलिए यदि बात करें कि ओजोन विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाए जाते हैं, तो वो 16 सितंबर को मनाए जाते हैं। 16 सितंबर को क्यों मनाए जाते हैं, क्योंकि 16 सितंबर यानी कि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल जो है ना एक प्रोटोकॉल हुआ था, उसी में 195 देश लगभग 197 देश लगभग भाग लिया था। और उसी के दिन यानी कि 16 सितंबर को यदि पहली बार बात करें कि कब ये ओजोन विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया गया था, तो 1995 में मनाया गया था। चलिए आगे बात करते हैं कि ओजोन छिद्र क्या है। पहला क्वेश्चन की बात करें तो ओजोन छिद्र क्या होता है। ओजोन छिद्र जो है वो क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए ओजोन छिद्र की यदि बात करें तो ओजोन छिद्र जो वायुमंडल में ओजोन के अणु उष्ण कटिबंधनीय क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं और फिर पृथ्वी के वायुमंडल को ढकते हुए फैल जाते हैं। लेकिन प्रचलित समताप मंडलीय पवनों के कारण ध्रुवों की ओर स्थानांतरित हो जाता है। लेकिन क्या था, प्रचलित समताप मंडलीय जो है पवनों के कारण वो ध्रुवों की ओर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं। जब किसी विशेष स्थान पर ओजोन की सांद्रता कम हो जाती है तो इसे ओजोन छिद्र माना जाता है। यानी कि ओजोन का जो सांद्रता होता है, जो लेयर होते हैं वो कम हो जाते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोन छिद्र कहा जाता है या ओजोन छिद्र माना जाता है। दूसरे शब्दों की यदि बात करें तो ओजोन परत की क्षतिग्रस्त क्षेत्र को ओजोन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इसकी एकाग्रता यदि बात करें तो डॉप्सन यूनिट में मापा जाता है। और सबसे बड़ा ओजोन छिद्र जो है वो अंटार्कटिका के ऊपर है। ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि सबसे बड़ा ओजोन छिद्र कहाँ है, तो वो अंटार्कटिका के ऊपर है। ठीक, चलिए अब ये लेयर देख लेते हैं, लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। वायुमंडलीय जो है वो उसके लेयर देखते हैं। लेयर की बात करें तो ये हम लोग 5 तरह से लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं, 5 तरह। सबसे पहले यदि बात करें तो ये पहला लेयर हो जाएगा आपका। चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला लेयर की यदि बात करें तो एक होता है ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल। ध्यान में रखिएगा, क्षोभ मंडल। उसके बाद है स्ट्राटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। और उसके बाद फिर देखते हैं क्या कहते हैं, मेजोस्फीयर यानी कि मध्य मंडल। उसके बाद फिर मध्य मंडल के बाद है थर्मोस्फेयर का मतलब ताप मंडल हो गया। और फिर एक्सोस्फेयर का मतलब हो गया वायुमंडल। तो सबसे पहले हम लोग यदि बात करें कि ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल जो है, यहाँ पर देखिए ये 0 से लेकर के 10 माइल्स की दूरी यानी कि पृथ्वी की सतह से लेकर के ऊपर 10 मील तक की जो दूरी होती है, पृथ्वी 0 से लेकर के 10 मील तक की जो दूरी होती है उसे हम लोग बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर यानी कि
क्षोभ मंडल। और इस क्षोभ मंडल के जो ऊपर होते हैं स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल, वही समताप मंडल में जो होते हैं क्या होते हैं, ओजोन लेयर होते हैं। ध्यान में देखिए, वही समताप मंडल में ओजोन लेयर होते हैं। ट्रोपोस्फेयर की यदि बात करें तो देख लीजिए, ट्रोपोस्फेयर में एरोप्लेन हैं, उसके बाद मौसमी जितने घटना होते हैं, वर्षा, आंधी, तूफान, सारे के सारे क्षोभ मंडल में हॉट एयर बैलून जो है ये सब होते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल में ओजोन लेयर होते हैं। ध्यान में, मेसोस्फेयर की बात करें तो ये मेटेराइट्स जो जलने लगते हैं, जो क्या बोलते हैं, जो ऊपर से जितने भी धूमकेतु, उल्का पिंड सब जो गिरते हैं वो जो जलने लगते हैं, जलने का जो प्रोसेस होता है वो मध्य मंडल में ही होते हैं। अब यदि सैटेलाइट की बात करें तो वो तापमंडल में, तो थर्मोस्फेयर में। और जो स्पेस शिप होते हैं, स्पेस शिप जो उड़ाए जाते हैं वो क्या, कहाँ पर, एक्सोस्फेयर में। एक्सोस्फेयर की यदि बात करें तो सारे के सारे देख लीजिए, यहाँ फिर से हम बात करते हैं कि अभी ट्रोपोस्फेयर जान गए कहाँ, 0 से लेकर के 10 मील तक। स्ट्रेटोस्फेयर जो 11 से लेकर 31 मील तक। इसकी जो हम दूरी बता रहे हैं कि कितनी कितनी मोटाई होते हैं, कौन सा स्फेयर की मोटाई कितनी है। मेसोस्फेयर की बात करें तो 32 से लेकर 85 मील तक। थर्मोस्फेयर की बात करें तो 86 से लेकर 372 मील तक। और एक्सोस्फेयर की बात करें तो ये 960 से लेकर के 6200, मतलब ऊपर जितना भी मान लीजिए, उसके उसी को हम लोग एक्सोबेस भी कहते हैं या एक्सोस्फेयर भी कहते हैं। ठीक, अब समझ में आ गया कि जो ओजोन लेयर कहाँ होते हैं, तो ध्यान में रखिएगा, ओजोन लेयर जो है वो समताप मंडल में रहते हैं। समझ में आ गया, जिसमें कि यहाँ पर लिखा हुआ है -60 फ़ारेनहाइट से फ़ारेनहाइट से लेकर 5 फ़ारेनहाइट तक इसका जो टेम्परेचर भी दे रखा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए देख लेते हैं। कहता है ओजोन परत की जो स्थिति को समझने के लिए वायुमंडलीय परत पर जो हम लोग नज़र डाल दिए हैं, अब आगे देखते हैं। कहता है कि ओजोन परत की मोटाई की यदि बात करें, चलिए ओजोन परत की यदि हम लोग मोटाई की बात करें, मोटाई भौगोलिक रूप से भिन्न भिन्न होती है। यह भूमध्य रेखा पर पतली और ध्रुवों पर के पास मोटी होती है। भूमध्य रेखा की यदि बात करें तो ये पतली होती है और ध्रुवों के पास मोटी होती है। जहाँ कहीं भी परत पतली होती है, हानिकारक विकिरण वाली परावैंगनिक यानी यूवी किरणें इसके बीच से गुजर जाती है और पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर पतली होती है, ओजोन परत का जो लेयर होते हैं, वो जो लेयर जहाँ पतली होती है, परत जहाँ पतली होती है, वो हानिकारक जो यूवी किरण है, वो यूवी किरण क्या करते हैं, परावैंगनिक किरण जो है वो क्या करते हैं, उससे गुजर कर पृथ्वी के सतह तक पहुँच जाती है। और अवशोषित तरंग दैर्घ्य के आधार पर यूवी किरण 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान में रखिए, अवशोषित तरंग दैर्घ्य के आधार पर यूवी किरण जो है ना, वो 3 प्रकार के होते हैं। पहले की यदि बात करें तो यूवी किरण की यदि पहली यूवी किरण की बात करें तो ये 100 से लेकर के 280 नैनोमीटर के बीच होते हैं, जिसको हम लोग यूवी किरण सी कैटेगरी में रखे हुए हैं। पूरी तरह से डाइऑक्सीजन और ओजोन के संयोजन द्वारा रोक दी जाती है। पूरी तरह क्या करते हैं, यूवी कैटेगरी सी की यदि बात करें तो 100 से लेकर के 280 नैनोमीटर के बीच में इस कैटेगरी को रखा गया है। और इस कैटेगरी को जो है क्या करते हैं, जिसको पूरी तरह से डाइऑक्सीजन और ओजोन के संयोजन द्वारा रोक दी जाती है। ठीक, अब आगे देखते हैं। पहला कैटेगरी हो गया यूवी सी कैटेगरी। अब यूवी बी कैटेगरी की यदि बात करें तो ये 280 से लेकर के 315 नैनोमीटर के बीच करते हैं। 280 से लेकर के 315 नैनोमीटर, जो प्रमुख रूप से ओजोन द्वारा रोक दी जाती है, लेकिन इनका एक भाग गुजर कर जो विटामिन डी का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, एक भाग गुजर कर विटामिन डी का निर्माण जो हम लोग जानते हैं कि सूर्य की रोशनी से विटामिन डी का निर्माण होता है, जिससे विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है, रिकेटस है। तो उसमें जो विटामिन डी का निर्माण करते हैं वो यूवी यानी कि यूवी कैटेगरी बी में। ध्यान में रखिएगा कि ये इसका जो मोटाई कितना होता है, 280 नैनोमीटर से लेकर के 315 नैनोमीटर तक। चलिए आगे देखते हैं। इसका कैटेगरी ए यानी कि यूवी कैटेगरी 3 में यदि बात करें तो यूवी कैटेगरी ए की यदि बात करें तो इसमें 315 नैनोमीटर से लेकर के 400 नैनोमीटर सभी के लिए पारदर्शी है। यह पूरी तरह पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाते हैं। क्या करते हैं कि यूवी जो है ना, यूवी ए अल्ट्रावायलेट रे जो है वो ए कैटेगरी यानी कि 400 से लेकर
315 से लेकर के 400 नैनोमीटर की सतह जो मोटे होते हैं उस जो है ना वो पूरी तरह क्या करते हैं, पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि यूवी किरण न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि पौधों और पशुओं के लिए भी हानिकारक। यूवी किरण सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं हानिकारक, ये जहाँ तक पौधे और पशुओं के लिए भी काफ़ी हानिकारक है। चलिए अब देखते हैं कि ओजोन यानी O3 जो है, ओजोन का फॉर्मूला होता है, यानी कि ओजोन का जो है ना हम लोग डिनोट करते हैं, तो ओजोन का निर्माण कैसे होते हैं, ओजोन का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में देखने का प्रयास करते हैं। कहता है कि ओजोन स्वाभाविक रूप से समताप मंडल में स्ट्रेटोस्फेयर में उत्पन्न होती है। अभी पूरा अच्छा से डिटेल से बता दिए कि कैसे कौन कौन सा लेयर में क्या क्या होता है, वो सारे बात बता दिए। तो ओजोन जो लेयर है वो क्या होता है, समताप मंडल में उत्पन्न होती है। जब अत्यधिक ऊर्जावान सौर विकिरण ऑक्सीजन O2 के अणुओं से क्रिया करता है तब वो 2 ऑक्सीजन परमाणुओं को प्रकाशित अपघटन यानी फोटोलिसिस जो नामक एक प्रक्रिया में अलग कर देता है। एक प्रक्रिया में क्या करता है, अलग कर देता है। और ओजोन 3 ऑक्सीजन के 3 अणुओं से बना है। ओजोन द्वारा बनाई गई परत को ओजोन परत के रूप में जाना जाता है। ओजोन द्वारा बनाई गई परत को ओजोन परत के रूप में जाना जाता है। यदि एक मुक्त ऑक्सीजन परमाणु दूसरे ऑक्सीजन क्या कहता है, दूसरे ऑक्सीजन से टकराता है तो उसमें वो क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं, जिससे ओजोन O3 क्या कहता है कि जिससे ओजोन O3 बनता है। और ओजोन की क्या कहता है, ओजोन की सांद्रता लगभग 10 ppm यानी पार्ट्स ऑफ मिलियन है। और पृथ्वी के वायुमंडल में यह लगभग 0.3 ppm में महसूस होता है। ध्यान में रखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में जो है ना ओजोन कितने भाग में है, 0.3 ppm। ppm का मतलब पार्ट्स ऑफ मिलियन। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर कि बना कैसे है। यहाँ पर देखिए, यह है सूर्य से यूवी किरण आया है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, 2 भाग है ऑक्सीजन, 2 भाग ऑक्सीजन है, 2 भाग ऑक्सीजन देख लीजिए यहाँ पर 2 भाग ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एक ऑक्सीजन एटम और दूसरा ऑक्सीजन एटम मिल करके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना देता है ऑक्सीजन। और दूसरा यदि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करें तो ऑक्सीजन एटम और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यानी कि O+O2 इक्वल टू O3 बना देता है। ध्यान में कि यही क्या हो गया, ओजोन क्या हो गया, ओजोन लेयर हो गया, यानी कि ओजोन मॉलिक्यूल हो गया। ठीक, ध्यान में रखिएगा। तो यदि हम लोग क्वेश्चन आएगा कि पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन कितना ppm में है, ppm का मतलब हो गया पार्ट्स पर मिलियन। ध्यान में रखिएगा। अब ओजोन परत का संरक्षण कैसे होता है, ओजोन परत तो समझ गए। अब ओजोन परत का संरक्षण कैसे होता है, अब ओजोन परत का संरक्षण के बारे में जानते हैं, जो कि ओजोन परत का संरक्षण का बहुत बड़ा कारण हम लोग ही हैं, यानी कि मनुष्य ही हैं। अब मनुष्य क्यों हैं, हम लोग अभी जानेंगे कि क्यों इतना बड़ा कारण हम लोग हैं। विभिन्न मानवीय गतिविधियों के कारण समताप मंडल में ओजोन परत से निकलने वाले धीरे धीरे कम होने या तीक्ष्ण होने की ओजोन निम्नीकरण कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, ओजोन परत का संरक्षण ही ओजोन निम्नीकरण कहलाता है। ओजोन परत का संरक्षण मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस यानी कि ग्रीन हाउस गैसों GHG जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया और अन्य ग्रीन हाउस गैसें के कारण होते हैं, जिसमें से CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत ज़्यादा क्या कहता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या कहता है, उत्तरदायित्व होते हैं ओजोन परत के संरक्षण, ये क्या बोलते हैं, निम्नीकरण में। उसके बाद कहता है कि शामिल होते हैं जो एरोसेल्स में उपयोग किए जाते हैं, जैसे घरेलू स्प्रे हो गया, हेयर स्प्रे हो गया, केन, फ्रीज और प्लास्टिक बनाने वाले आदि जो होते हैं ना, वो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हेलोन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण ओजोन अणु जो क्या कहते हैं, ओजोन अणु टूट जाते हैं। और यही टूटने के कारण और इस प्रकार ओजोन लेयर जो है, ओजोन परत की यूवी किरणों की रोकने की क्षमता जो है ना वो कम हो जाती है। और अन्य गैस जो ओजोन परत के छाया में योगदान करती है, मतलब और भी गैस है जो ओजोन परत के छाया में योगदान करती है, वो सब है नाइट्रिक ऑक्साइड NO नाइट्रस ऑक्साइड, N2O लाफिंग गैस जिसको बोलते हैं। उसके बाद हाइड्रोक्सिल OH, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC और ब्रोमोफ्लोरोकार्बन आदि।
और ब्रोमीन ब्रोमीन परमाणु, ये सब है क्या, ओजोन परत के क्षय यानी निम्नीकरण, ओजोन निम्नीकरण में इस काफ़ी ज़्यादा क्या कहता है महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। यही सब कारण के कारण यही सब जो जितने भी नाम बताए हैं वो सारे के सारे क्या कहते हैं कि एक कारक है जो ओजोन परत को क्या कहता है क्षय होने में मदद करता है। चलिए आगे देखते हैं। विशेष रूप से देखिए, विशेष रूप से अंटार्कटिका, विशेष रूप से अंटार्कटिका के ऊपर ध्रुवीय क्षेत्रों में ओजोन निम्नीकरण ज़्यादा प्रभावी है। अंटार्कटिका क्षेत्रों में और ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या कहता है निम्नीकरण जो है वो ज़्यादा प्रभावी है। किसी विशेष क्षेत्र में ओजोन परत की गंभीर कमी की ओर ओजोन होल कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, किसी विशेष क्षेत्र में ओजोन परत की गंभीर कमी को ओजोन होल कहा जाता है, ओजोन होल कहा जाता है। आमतौर पर क्या कहता है, आमतौर पर हम अंटार्कटिका के ऊपर यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर ओजोन परत का घनत्व को कम होते पाते हैं। यह रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है जो मुख्य रूप से ध्रुवीय समताप मंडलीय मेघों, बर्फ के कणों या तरल बूंदों की सतह पर होती है, जो अत्यधिक ठंड में उच्च ऊंचाई पर निर्मित होते हैं। लेकिन 2019 में उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में असामान्य रूप से स्थिर ध्रुवीय भंवर यानी पोलर वर्टेक्स के चलते कम तापमान के कारण ब्रोमीन और क्लोरीन परमाणुओं आमतौर पर CFC और अन्य गैस की रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप ओजोन निम्नीकरण के कारण क्या हुआ, उत्तरी ध्रुव के जो है ना अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र बनना शुरू होगी। एक तो दक्षिणी ध्रुव तो अंटार्कटिका था ही, लेकिन उत्तरी ध्रुव के अंटार्कटिका के पर ही क्या हुआ, ओजोन छिद्र बनने की जो है ना वो शुरुआत होने लगी। CFC गैस है और सब सारी गैस क्या कहते हैं ये बहुत ज़्यादा ये ओजोन लेयर होता है उसको क्षय होने में मदद करता है। चलिए अब देखते हैं कि कारण, और भी जानते हैं कि ओजोन निम्नीकरण के जो कारण है वो कारण तो अभी कुछ चर्चा किए, फिर बात कर लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर मुख्य कारण यदि बात करें तो स्प्रे केन हो गया, रेफ्रिजरेटर जो हो गया, जो शीतलकों में पाए जाने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC है, और हेलोन गैसों की वायुमंडल में विमुक्ति है, वायुमंडल में जो है ना विमुक्त हो जाते हैं, ये मेन कारण है। और भी कारण है, देख लीजिए, नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग है, सुपरसोनिक विमानों का उपयोग है, परमाणु विस्फोटक है, ये सब भी है कारण। ओजोन निम्नीकरण के प्रभाव, अब कहते हैं कि ओजोन जो निम्नीकरण क्षय हो जाते हैं उस पर उसका प्रभाव क्या पड़ते हैं हम लोगों पर वो देखते हैं। कहता है यह मानव स्वास्थ्य पर परावैंगनिक किरणों के प्रभाव को बढ़ाएगा। इससे सनबर्न, स्किन कैंसर या मोतियाबिंद हो सकता है। सनबर्न होते हैं, स्किन कैंसर हो जाते हैं, मोतियाबिंद आँख में जो मोतियाबिंद जैसे बीमारी होते हैं, ये क्या कहते हैं कि यही ओजोन निम्नीकरण का भी प्रभाव है। चलिए आगे यदि बात करें, आगे कहता है अत्यधिक परावैंगनिक किरणें हमारी आँखों को नुकसान पहुँचा सकती है। इससे ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब पृथ्वी का जो ताप है ना वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। बर्फ़ जो है, जितने भी ध्रुव पर बर्फ़ होते हैं वो धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाते हैं। कहता है कि यह पौधे को नष्ट कर सकता है, यानी कि ये पौधे को नष्ट भी कर सकता है। अब हम बात करेंगे ओजोन निम्नीकरण से परत बचाव के उपाय, यानी कि कितने पूरी दुनिया में जो है ना ओजोन परत यानी ओजोन लेयर को जो छिद्र हो रहा है उस छिद्र को बचाने के लिए क्या क्या किए हैं, तो उस पर बात करते हैं। सबसे पहले यदि बात करें तो ओजोन निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी पदार्थ ODS के उपयोग को कम करना, समझे। अब देखते हैं, यदि सबसे पहले बात करें तो ओजोन परत को सुरक्षा के लिए 16 सितंबर 1987 में जो है ना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रभावी कार्यान्वयन रहा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ना वो काफ़ी मतलब ओजोन परत के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उसके बाद यदि बात करें प्रशीतन एवं एयर कंडीशनर उद्योग में पर्यावरण के अनुकूलन रसायन का प्रयोग, यानी कि जितने भी प्रशीतन बनाने का काम करते हैं या एयर कंडीशनिंग उद्योग में जो उसके हिसाब से नहीं, पर्यावरण के जो अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं, जो अनुकूल है उसके का रसायन का प्रयोग करना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्पादन करने वाले उद्योगों का नियंत्रण करना है। उसके बाद और यदि बात करें तो ऑटोमोबाइल उद्योग में
ऑटोमोबाइल उद्योग में पर्यावरण के अनुकूल यानी पर्यावरण के अनुकूल ईंधन का प्रयोग करना है। अब चलिए देखते हैं कि ओजोन परत निम्नीकरण से बचाने के लिए जो प्रयास किए गए हैं वह प्रयास जानने का प्रयास करेंगे। देखिए 1980 के दशक में शुरुआत में वैज्ञानिक ने पाया कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत पतली हो रही है और फिर 1980 में ये चीज़ देखा और 1987 की यदि बात करें तो 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के माध्यम से दुनिया भर के देश इस समस्या को ठीक करने के लिए एक साथ आए। एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के ओजोन क्षयकारी रसायन यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया और यह रसायन दशकों से उपयोग में थे और लंबे समय तक वातावरण में मौजूद रहते थे। इसीलिए इसके प्रभावी का अवलोकन करने में कई साल लग गए। 2000 ईस्वी में देखा गया कि ओजोन क्षेत्र वैज्ञानिकों द्वारा अब तक का सबसे बड़ा छिद्र था। ठीक, लेकिन हालात धीरे धीरे सुधरने लगी। अध्ययनों से पता चला है कि ओजोन क्षेत्र 21वीं सदी के मध्य तक ठीक हो जाना चाहिए। यानी 21वीं सदी के मध्य तक ठीक हो जाना चाहिए। कुछ अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम भी हुए हैं, उस कार्यक्रम के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले वियना सम्मेलन देखते हैं। वियना सम्मेलन की बात करें तो ये 1985 में वियना के ऑस्ट्रिया में हुआ था। वियना सम्मेलन क्या होता? वियना के ऑस्ट्रिया में। ये ओजोन क्षेत्र की खोज सबसे पहले इसी दौरान हुई थी। इस ओजोन परत के संरक्षण के लिए हस्ताक्षरित किया गया था। हस्ताक्षरित किया गया था और उसके बाद कहता है इसमें कानूनी रूप से बाध्यकारी कटौती लक्ष्य शामिल नहीं है। उसके बाद है सेविंग ओजोन लेयर कॉन्फ्रेंस की यदि बात करें तो ये कॉन्फ्रेंस लंदन में 1985 में आयोजित किया गया था। ये सभी ओजोन क्षयकारी पदार्थों पर प्रतिबंध की मांग करता था। मतलब कि ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था लंदन में, इसमें ये बोला गया था कि जितने भी पदार्थ जो ओजोन लेयर को क्षय करता है यानी छिद्र करता है, उस पे सब क्या कहते हैं, उस सारे के सारे पदार्थ को क्या करे, प्रतिबंधित की मांग किया था। उसके बाद हेलेंस्की सम्मेलन की यदि बात करें, हेलेंस्की सम्मेलन यह मई 1989 में हुआ था। और उसके बाद क्या कहता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को संशोधित करने के लिए, जो 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था उसको संशोधित करने के लिए जो है ना, ये हेलेंस्की में हुआ था। हेलेंस्की सम्मेलन का आयोजन किया गया था। CFC के इस्तेमाल को समाप्त करने के लिए एक समझौता हुआ था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ना, उसको इस्तेमाल को समाप्त करने के लिए एक समझौता किया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की यदि बात करें तो जैसे कि पहले ही चर्चा कर देखी कि हाल के अध्ययनों से पता चला कि ओजोन परत जो है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कारण ठीक हो रही थी, जिसे 16 सितंबर 1987 में 197 देश द्वारा ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उपयोग को कम करने के लिए हस्ताक्षरित किया गया। यह संयुक्त राष्ट्र में सार्वभौमिक अनुसमर्थन प्राप्त करने वाली पहली संधि थी। इस संधि ने ओजोन परत के क्षय को रोकने में मदद की। अब यदि हम बात करें कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की मुख्य बातें कौन कौन है, तो सबसे पहले ये तो 1987 में यानी कि 16 सितंबर 1987, इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत पर वियना कॉन्फ्रेंस का एक प्रोटोकॉल भी है। उसके बाद इसमें कितना 197 देश द्वारा हस्ताक्षरित किया गया ताकि ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उपयोग को कम किया जा सके। उसके बाद आगे देखते हैं, कहता है कि यह केवल ओजोन क्षयकारी पदार्थ पर लक्षित है, ग्रीन हाउस गैस यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन नहीं। सभी विकसित देशों ने CFC के उपयोग को कम करने का निर्णय लिया। इसे एक सार्वभौमिक संधि के रूप में माना जाता है, सभी संयुक्त राष्ट्र देशों द्वारा वर्गीकृत है। चलिए आगे बात करें कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को संयुक्त राष्ट्र संघ के इतिहास में पहली संधि माना जाता है जिसने सार्वभौमिक अनुसमर्थन प्राप्त किया। इसने ओजोन परत के संरक्षण यानी कि क्षरण को रोकने में मदद की।
मदद की। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि भी है। यह कानूनी रूप से क्या है? बाध्यकारी संधि भी है। एक और समझौता है जिसको हम लोग बोलते हैं किगाली समझौता। अब किगाली समझौता की यदि बात करें तो किगाली समझौता 2045 तक चरणबद्ध तरीके से शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसों हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स यानी HFC के उत्पादन और उपयोग को खत्म करने के लिए बनाई गई रणनीति है। HFC अब एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, एरोसेल, फोम और अन्य उत्पादों में व्यापक रूप से मौजूद है, लेकिन इनमें उच्च ग्लोबल वार्मिंग क्षमता है। इसीलिए HFC उत्सर्जन में अनियंत्रित वृद्धि इस सदी में वैश्विक तापमान वृद्धि 2 डिग्री सेल्सियस पर इससे नीचे रखने की प्रयास को चुनौती देती है। जलवायु प्रणाली की सुरक्षा के लिए HFC पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। यानी कि क्या किया? तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है, जो कि 2045 तक जो है ना एक लक्ष्य रखा गया कि किसी ढंग से जो है HFC यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को क्या कहते हैं, जितने भी चीज़ यूज किया जा रहा है उसको कंट्रोल किया जाए, उसको रोका जाए। चलिए आगे देखते हैं। यह 2016 में ओजोन परत के क्षय को कम करने के लिए हस्ताक्षरित किया गया था। आगे यदि बात करें तो यह 1987 का जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन करता है। यानी कि जो किगाली समझौता था वो 1987 में जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था उसका एक कह सकते हो संशोधन है। इसका उद्देश्य है कि 2045 के अंत तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी HFC को लगभग 80 से 85% तक कम करना है। 80 से 85% तक क्या है? कम करना है। आगे देखते हैं। कहता है हस्ताक्षरकर्ता पक्षकारों के बीच गैर अनुपालन उपयोग के साथ यह कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है। कौन? किगाली समझौता। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए किगाली संशोधन कानूनी रूप से बाध्य है, जो 1 जनवरी 2019 से लागू हुआ। भारत भी इसका क्या था? इस समझौते की पुष्टि की है। आगे यदि बात करें तो आगे में क्या कह रहा कि हाल के अध्ययन से पता चला कि ओजोन परत ठीक हो रही है। ठीक क्यों हो रही है उसका भी देखिए, क्योंकि दुनिया में कोरोना वायरस हो रहा था। कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण लॉकडाउन चला और लॉकडाउन के साथ साथ क्या था? परत के क्षय रोकने का प्रयास भी जारी है। शोधकर्ता और विद्वानों का मत है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कारण ओजोन परत ठीक हो रही है। ओजोन परत क्या हो रही है? ठीक हो रही है। और नवीनतम अध्ययन से उल्लेख है कि देशों के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्सर्जन को कम करने के लिए सबसे उपयुक्त और अधिक मजबूत कदम उठाना चाहिए। ठीक, इस बात को फिर कहता है, इस बात से कोई इनकार नहीं करता है। वर्तमान में चल रहे कोरोना वायरस के प्रकोप पर अंकुश लगाने के लिए कई देशों ने तालाबंदी का भी पर्यावरण पर क्या था? इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। चलिए बहुत अच्छा है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है एक तरह से कह सकते हैं कि जो ओजोन जो लेयर है, ओजोन परत का जो लेयर जो छिद्र हो रहा था उससे काफ़ी ज़्यादा ठीक होने की संभावना बरकरार है। और ओजोन ये क्या कह सकते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक तरह से ऐसा प्रोटोकॉल है जो हमें क्या करता है कि बहुत अच्छा से ओजोन लेयर को सुरक्षित करने का काम करता है। और एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि जो हम लोग इतना ज़्यादा उपयोग करते हैं, मतलब रेफ्रिजरेटर है और भी स्प्रे हो रहा है, ये सब तो एक तरह से पर्यावरण का क्या करता है? नुकसान ही पहुंचाता है। ठीक, तो ये सेशन ख़त्म हो गया। आप लोगों को यदि बहुत अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों और मित्रों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बहुत बढ़िया लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।